एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस, पूरा वीडियो देखो फिर अपनी जजमेंट बनाएं। तो भारत अपनी जातियों की गिनती कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। 2026 में जो राष्ट्रीय जाति जनगणना होने वाली है, वो देश के सबसे कह सकते हैं विस्फोटक विषयों में से एक बनने जा रही है। चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके असली मायने क्या हैं। देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंका देता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के सर्वे जो बताते हैं, उसके हिसाब से ओबीसी और एससी आबादी, जो जनसंख्या का करीब 70% हिस्सा है, उनके पास देश की संपत्ति और संसाधनों का सिर्फ 10% हिस्सा है। आप सोचिए, ये एक ऐसा असंतुलन है जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर एक भूचाल लाने की ताकत रखता है। और जो बात इस घटना को ऐतिहासिक बनाती है, वो ये है कि 1931 के बाद, यानी लगभग एक सदी के बाद, ये पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर जाति का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब भारत अपने सामाजिक ताने बाने को एक बिल्कुल नए आईने में देखने जा रहा है। अब आते हैं इसके राजनीतिक असर पर। एक्सपर्ट्स और राजनेता सब इस पूरी प्रक्रिया को एक नया नाम दे रहे हैं, मंडल 2.0। तो ये मंडल 2.0 आखिर है क्या? असल में ये शब्द उस संभावित राजनीतिक लहर की तरफ इशारा कर रहा है जो इस नई जनगणना डेटा से उठने वाली है। ये हमें सीधे 1990 के दशक के उस मंडल कमीशन की याद दिलाता है जिसने भारतीय राजनीति को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। ये जनगणना आरक्षण की राजनीति का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू कर सकती है। और इस नए चैप्टर का जो सबसे बड़ा संघर्ष है, वो इस 50% के आंकड़े को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण पर 50% की एक सीमा तय कर रखी है, लेकिन अब जब नए आंकड़े सामने आएंगे तो इस सीमा को हटाने की मांग जाहिर है अपने चरम पर पहुंच जाएगी और इससे एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक टकराव होना लगभग तय है। तो ये पूरा पॉलिटिकल चेन रिएक्शन काम कैसे कर सकता है, समझिए। पहला कदम, नया डेटा सामने आएगा। दूसरा कदम, 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने की मांग उठेगी। तीसरा कदम, जो पारंपरिक वोट बैंक हैं, वो टूटेंगे। और चौथा, जो शायद सबसे पेचीदा है, जातियों के अंदर भी जो सबसे पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए अलग कोटे की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसे उपवर्गीकरण कहते हैं। चलिए राजनीति से थोड़ा हटकर अब उस पहलू पर आते हैं जो सीधे सीधे हम सब से जुड़ा है, हमारी नौकरी, हमारे टैक्स और इसका आर्थिक असर। ये कोई मामूली सामाजिक गिनती नहीं है। ये जनगणना भारत की आर्थिक नीति को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है और इसका असर हर किसी पर पड़ सकता है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी वर्ग का हो। तो हमारी आर्थिक नीति आखिर बदल कैसे सकती है, जरा देखिए। अभी क्या होता है, आरक्षण पर 50% की सीमा है और टैक्स का बंटवारा एक मानक तरीके से होता है। लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है? नए डेटा के आधार पर नए कोटा तय हो सकते हैं और टैक्स से मिले संसाधनों का आवंटन भी जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है। और ये सारी बातें हमें इस बहस के बिल्कुल मूल सवाल पर ले आती है। क्या ये सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक कदम है या फिर ये एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग है? यहाँ जो असली टकराव है ना, वो दो विचारधाराओं के बीच है, विकास बनाम पहचान। क्या हमारा लक्ष्य सबके लिए आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना है या फिर समाज को जातिगत पहचान के आधार पर फिर से संतुलित करना है? ये जनगणना इसी बड़ी दुविधा को देश के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और एक बहुत ही जरूरी सवाल ये भी उठता है कि क्या इस जनगणना का फायदा वाकई में उस सबसे गरीब तबके तक पहुंचेगा जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर ये सिर्फ जातिगत नेताओं को अपनी अपनी स्थिति और मजबूत करने में मदद करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या जाति जनगणना योग्यता यानी कि मेरिट के अंत की शुरुआत है या फिर ये सामाजिक न्याय की एक नई सुबह है? इस एक सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में भारत की दिशा को तय करने वाला है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.